नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, हम सुपर टेट परीक्षा हेतु सिलेबस से चल रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले शिक्षण शास्त्र को कवर कर रहे हैं, जिसमें शिक्षण विधियों, शिक्षण कौशल के बाद हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा आता है, जिसी में आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के अर्थ के विषय में, इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं उसके बारे में, शिक्षा के प्रकारों के विषय में, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, और थोड़ा हम आदर्शवाद के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। परंतु शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा आप हमारी प्राचीन भारत सीरीज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिक्षा का अर्थ। सबसे पहले वर्तमान समाज में हमें शिक्षा का अर्थ समझना आवश्यक है। जो एजुकेशन शब्द है वह लैटिन शब्द एजुकेटस या एजुकेटम से उसका निर्माण हुआ है। उसके अलावा हम देखते हैं कि शिक्षा शब्द संस्कृत की शिष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। जब हम बात करते हैं विद्या शब्द की, तो यह एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान से है। इस प्रकार ज्ञान शिक्षा का ही एक आवश्यक अंग बन जाता है। दोस्तों, आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के विषय में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कोई परिभाषा दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि वह परिभाषा किस वैज्ञानिक अथवा शिक्षण शास्त्री के द्वारा दी गई है। इसी के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लोक के अनुसार पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक एवं कुशल मानव बन सके। इसके बाद टी रेमंत के अनुसार शिक्षण विकास कार्यक्रम वह है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है, जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। दोस्तों, इन परिभाषाओं को इनके शिक्षण शास्त्रियों के साथ याद करना अति महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक शिक्षा के प्रकार की ओर। वर्तमान समाज में शिक्षा के 3 प्रकार हम देखते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है वह है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में व्यवहार की शिक्षा होती है तथा यह बिना किसी नियम के प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, संगठन तथा व्यवस्था का अभाव रहता है। अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, अकस्मात, सर्वत्र तथा सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। दोस्तों, यह जो अनौपचारिक शिक्षा है यह बच्चे के पैदा होने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चा जो भी संसार में सीखता है वह सभी अनौपचारिक शिक्षा में आता है। विद्यालय के अलावा उसे समाज में जहाँ से भी कोई ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान सही भी हो सकता है अथवा गलत भी, वह ज्ञान अनौपचारिक शिक्षा में ही उसको प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी दूसरे प्रकार की शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, बच्चे को जो स्कूल से शिक्षा मिलती है वह हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा नियमित शिक्षा होती है जो कुछ समय, नियम और योजनाओं द्वारा बंधी होती है। औपचारिक शिक्षा में मैंने आपको बताया शिक्षार्थी स्कूल जाता है तथा एक निश्चित समय में जो शिक्षा है वह प्राप्त करता है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिक स्कूल का और माध्यमिक शिक्षा हेतु माध्यमिक स्कूल और उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय बने हुए हैं। औपचारिक शिक्षा बहुत आसानी से तुच्छ, निर्जीव, अस्पष्ट तथा किताबी बन सकती है। यह पाठ्यक्रम में जकड़ी रहती है, जिस कारण बालक को समय चक्र तथा कठोर अनुशासन में बंद करके नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई बच्चा अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से विद्यालय जाता है? नहीं, बच्चे को एक तरीके से जबरदस्ती प्रारंभ में विद्यालय भेजा जाता है, जहाँ पर उसे एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ना होता है। बहुत से विषय उसकी रुचि के नहीं होते, परंतु वह उन्हें फिर भी पढ़ता है। एक तरीके से यह जो औपचारिक शिक्षा है यह बहुत ही अधिक उबाऊ बन जाती है। आप सोचिए कि एक बच्चा जो कि कला में बहुत अच्छा है और उसको विज्ञान पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या वह विज्ञान में कभी उतना कामयाब हो पाएगा? तो हमारी औपचारिक शिक्षा की यही सब समस्याएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारी तीसरी तरह की जो शिक्षा है वह है हमारी दूरस्थ शिक्षा।
दूरस्थ शिक्षा एक बहुत ही बहुआयामी शिक्षण व्यवस्था है। इसको मुक्त अधिगम या पत्राचार शिक्षा, बाहरी अध्ययन, गहन अध्ययन तथा परिसर से बाहर के अध्ययन भी कहते हैं। दोस्तों यह सब दूरस्थ शिक्षा के नाम हैं। बेसिकली भारत में जो दूरस्थ शिक्षा को हम एक तरीके से मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा ही बोलते हैं। इसमें मुद्रित तथा अमुद्रित बहुआयामों का प्रयोग करके शिक्षक तथा छात्रों के मध्य संचार के रूप में कार्य किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं यह क्या क्या हैं। दोस्तों हमने शिक्षा के प्रकारों के बारे में जाना, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य हमारे लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा इससे सवाल पूछा जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सबसे अधिक सटीक उद्देश्य वहाँ पर आपको बताना होगा। इसके लिए आपको शिक्षा के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनके आइडिया आपको होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला जो शिक्षा का उद्देश्य है वह है चरित्र निर्माण एवं विकास करना। दोस्तों बच्चा जब हमारे पास आता है वह कोरे कागज की तरह होता है। एक अध्यापक का कार्य होता है कि वह बच्चे को जो चाहे वह बनाए, उसके चरित्र का निर्माण करे। उसके बाद बच्चे का शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बच्चे को जो शारीरिक विज्ञान है उसके विषय में जानकारी दी जाती है। इसके बाद ज्ञान और जीवोपार्जन। दोस्तों कोई भी शिक्षा व्यर्थ है यदि वह शिक्षा भविष्य में उससे जो छात्र है वह पैसा ना कमा सके। अंत में समाज में जीने के लिए पैसे की ही ज़रूरत होती है। अतः जो हमारी शिक्षा है वह इस तरह की होनी चाहिए कि वह भविष्य में छात्र के जीवन यापन में भी कार्य करे। इसके बाद हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास भी शिक्षा से होना चाहिए। भारत एक बहुत ही बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ पर जो संस्कृति है वह कुछ कुछ किलोमीटर पर बदल जाती है। इसलिए बच्चे को अपनी संस्कृति का ज्ञान और अपना आध्यात्मिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ नागरिक समायोजन दृष्टिकोण का विकास होना भी बच्चे के अंदर बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो नागरिकों के कर्तव्य होते हैं, देश प्रेम आदि की भावना उसके अंदर डालना एक अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह हमारा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता का विकास। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसमें प्रेम, सद्भाव आदि यह सब गुण होने चाहिए। और अंत में हम देखते हैं कि शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है हमारा आत्मानुशासन तथा कर्तव्य परायणता का विकास। दोस्तों जो हमारी शिक्षा है वह हमें अनुशासन और कर्तव्य परायणता का बोध अवश्य कराती है और यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आदर्शवाद के विषय में। दोस्तों वैसे तो यह अलग टॉपिक हो जाता है जिसमें हम आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद और जो हमारे पुराने समय की जो शिक्षण पद्धतियाँ थी उसके विषय में हम बात करेंगे। चूँकि यह वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आदर्शवाद के विषय में यहाँ पर देख लेते हैं कि आदर्शवाद के अंतर्गत हमें आत्मनिष्ठ आदर्शवाद देखने को मिलता है, जिसके जो प्रस्तावक थे वह बर्कले थे। इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद देखते हैं जो कि हिगल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद हम प्राचीन आदर्शवाद देखते हैं जो कि कांट के द्वारा शुरू किया गया था, यह इसके प्रवर्तक थे। इसके बाद हम नैतिक आदर्शवाद देखते हैं जो कि प्लेटो द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों आदर्शवाद के प्रमुख सुकरात, प्लेटो, डेकार्त, स्पिनोजा तथा हीगल हैं। मैं आपको यह बता दूं कि आदर्शवाद में एक आदर्श समाज की कल्पना करके बच्चे के अंदर आध्यात्मिक गुण जो है वह विकसित किए जाते हैं। चूँकि आदर्शवाद एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक हो जाता है अतः हम इसके विषय में बाद में आराम से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत अधिक मजबूत कर सकते हैं। इसी के क्रम में आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।